प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर। और जो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा बुनियादी सा मुतालबा था कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन में होने चाहिए। 90 दिन में इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त भी कहा था कि पॉसिबल नहीं है, नई मरदमशुमारी के मुताबिक 90 दिन से ज़ायद का अरसा लगेगा, 4 महीने मिनिमम लगेंगे। लेकिन अब अगर हम जनवरी की बात करें तो 90 नहीं बल्कि 170 दिन में इंतखाबात होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस फैसले को मुस्तरद किया है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि मिला जुला रद्द-ए-अमल आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से भी। कहा यह जा रहा है कि कम अज़ कम फैसला इस लिहाज से अच्छा है कि चलो मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन आइन और कानून और इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको याद दिलाना हमारा फ़र्ज़ है और ये एहतजाज हम करते रहेंगे। दूसरी तरफ चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात आसिफ अली जरदारी साहब की, पंजाब की सियासत में और मुल्क की सियासत में क्या माहौल बन रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान सीनियर रहनुमा नवाबजादा इफ्तिखार साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नवाबजादा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी शुक्रिया। सर सबसे पहले तो बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान तो कर दिया इलेक्शंस का, आपका जो मुतालबा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा था कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, फिर 120 दिन का भी कहा जा रहा था। अब 120 या 90 में तो नहीं हो रहे, 170 दिन में इलेक्शंस होंगे। किस तरह देखते हैं इस फैसले को? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसमें बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि विद इन 90 डेज इलेक्शन होने चाहिए। ऑडियो फिर इन्होंने कहा कि जी हमने क्योंकि ये डिलिमिटेशंस करनी है जी जी, और आप अगर शुरू में देखें तो जब ये हो रही थी, मरदमशुमारी हो रही थी, तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इतराज़ात थे जी और हमारे इतराज़ात पर 3-4 दफ़ा डेट्स बढ़ाई गई, कुछ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए, मगर फिर चीफ मिनिस्टर सिंध ने खत लिखा पीएम को और उसमें उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। फिर जब ये सीसी की मीटिंग हुई मुश्तरका मुफाहमत कौंसिल की, तो उसमें भी हमने इतराज़ किया। ठीक तो है। हमें वहाँ पर बताया गया कि जनाब किसी सूबे की सीट न बढ़नी है न कम होनी है, और उससे और दूसरा जो लिमिटेशंस हैं उसका भी 80% के करीब कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है ना वहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आना, ठीक सिर्फ 20 to 25% जो है वो जो इन्होंने बनाया क्राइटेरिया उसके वोटों का फर्क आएगा तो वहां पर होगी। तो वो हमारा यही ख्याल था कि वो तो बड़ा मिनिमम टाइम में हो सकता है, तो उस वक्त हमें यही तासुर दिया गया कि नहीं, कोशिश की जाएगी विद इन 90 डेज आइन के उसके मुताबिक इलेक्शन हो जाए। मगर जब उन्होंने लिमिटेशन का शेड्यूल दिया इलेक्शन कमीशन ने, तो फिर हमने अपना इतराज उठाया कि जी हमें तो इस तरह का तासुर दिया गया था कि ना कोई सीट बढ़नी है ना कम होनी है, तो फिर किस लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो बहरहाल हम वेलकम करते हैं कि इस हद तक तो उन्होंने ये तस्लीम किया कि चलें जी इलेक्शन, पहले भी हमारे मुतालबे पर उन्होंने 2 हफ्ते से पीछे किया लिमिटेशन को, और अब उन्होंने इसका अनाउंस किया, मगर हमारा फिर भी मुतालबा वही है कि डेट अनाउंस करें। हाँ, ये जो भी है वो डेट को फिगर दे जी जी कि जी फलां डेट होगी। ठीक, ये वो पॉइंट है। मेरा सवाल भी था, अगला सवाल यही था कि देखिए अभी तो एक हफ्ता कह देना या जनवरी के एंड पे कह देना, मिड में कह देना, तो ये एक रैंडमली एक डेट अनाउंस करें कि जी 28 जनवरी को इलेक्शंस होंगे, 25 को होंगे, 20 को होंगे। ये बड़ा बुनियादी सा मुतालबा आपका और जेन्युइन है। दूसरी बात ये कि अब आप इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर देंगे या अभी इसके ऊपर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मज़ीद कोई आपकी आप पार्टी पॉलिसी का इंतज़ार कर रहे हैं? सीनियर लीडरशिप इसके ऊपर तमाम सीईसी का इजलास बुलाएगी, क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है? देखिए, चेयरमैन साहब दुबई हैं, वो सालगिरह के सिलसिले में गए हुए हैं उधर फैमिली के साथ जी, तो वो जो ही 1-2 दिन में आते हैं तो फिर इंशाल्लाह बैठ के इसके ऊपर सारा फाइनल भी होगा, और हम ईसीबी के साथ भी इन टच हैं, और ताकि उन्हें भी हम इस चीज के लिए पहले भी हमारे बातचीत होती रही है, अब भी हमारी कोशिश होगी कि हम उन्हें ये इस चीज के ऊपर उन्हें जोर दें और उन्हें इस चीज के ऊपर कायल करें कि वो इलेक्शन की डेट इसमें अनाउंस करेंगे। ठीक। अच्छा, दूसरी तरफ पंजाब की सियासत की बात करेंगे। आप ज़ाहिर बेहतर जानते हैं पूरे पाकिस्तान ही की सियासत को, लेकिन स्पेशली पंजाब की जब हम बात करते हैं, जरदारी साहब की मुलाकात चौधरी शुजात हुसैन साहब से और पंजाब में कोई इत्तेहाद बनने जा रहा है,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आप इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा थे, इवन कैबिनेट का हिस्सा थे आप, तो क्या इख्तलाफात क्यों खुलकर सामने आ रहे हैं आपके और मुस्लिम लीग नून के दरमियान? गिले शिकवे भी नज़र आ रहे हैं, आपके चेयरमैन ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। ओवरऑल जो अभी तक चीज़ें भी रिपोर्ट्स हो रही हैं वो यही हैं। फैसल वावडा जो बड़े इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जा रहे हैं वो भी ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी शायद टिल्ड है मुस्लिम लीग नून की तरफ। देखें, वाडा साहब का तो मुझे नहीं पता, वो इस किस्म की बातें मुख्तलिफ करते रहते हैं जी टीवी टॉक शोज में बैठकर। बहरहाल जहाँ तक ये चेयरमैन साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूं कि हमारे मुख्तलिफ इतराज़ात थे। एक तो ये था कि जो पिछली गवर्नमेंट ने, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसने जो स्कीमें शुरू की थी, जो प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा था, और अब केयर टेकर्स ने आकर, उससे कोई राइट नहीं बनता कि केयर टेकर आके एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के काम रोके। फिर खास तौर पे सिंध के अंदर 3.5 करोड़ लोग अफेक्ट हुए बारिशों और फ्लड की वजह से, वो सड़कों पर बैठे हैं, उनके घर बनने थे, बिजली के आज रेट्स आप देख लें, घरों के ऊपर सोलर लगना था, इसमें 50% डोनेशंस थी अपना जो बाहर के हमारे मुल्कों ने हमें दी, और 50% 25% सिंध गवर्नमेंट और 25% फेडरल गवर्नमेंट ने देनी थी। इसमें अकेले बिलावल साहब नहीं, खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी उनके साथ एक एक जगह पर गए, सारा कुछ हुआ। जब ये सब चीजें रोकी गई तो हमारा मुतालबा यही था कि इन्हें भी चाहिए था, नून लीग को, कि ये भी उस पे ऊपर इतराज उठाते कि जब पंजाब के अंदर साबका गवर्नमेंट की स्कीमें चल रही हैं, फेडरल में चल रही हैं, केपीके के अंदर चल रही हैं, तो फिर सिंध के साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है, वहां पर ये सब कुछ क्यों बंद किया गया है। तो 3.5 करोड़ लोग मुतासर हैं। अभी हमने 50,000 के करीब घर जो है वो दिए, 21 लाख घर बनने ठीक कह रहे हैं इस पे। और इससे पहले काम हो रहा है। जी नवाबजादा साहब, इससे पहले चूंकि पंजाब की जब हम बात करते हैं, खास तौर पे हसन मुर्तज़ा साहब ने भी इस चीज़ का शिकवा किया था कि जनूबी पंजाब में जहाँ की आप सियासत भी करते हैं, कि वहाँ पे सबसे वहाँ पे भी पाकिस्तान पार्टी को फंड्स फराहम नहीं किए जा रहे थे। लेकिन कल ही हम बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून से, वो ये कह रहे हैं कि आप ज़ाहिर कैबिनेट का हिस्सा भी रहे, खुद इत्तेहादी थे आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। उन्होंने कहा ना तो उस वक्त और ना ही अभी कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई शिकवा हमसे नहीं किया ऑफिशियली कि कहीं पे आपको कोई रुकावट है, कोई परेशानी है, कहीं आपके फंड जो हैं वो रोके जा रहे हैं। वो कह रहे हैं ये सेकंड टियर थर्ड टियर लीडरशिप बयानात की हद तक ही बात कर रही है। देखें, इसमें सीसी कमेटी ने ये इख्तियार दिया था सदर आसिफ अली जरदारी साहब को कि वो इस सिलसिले में बात करेंगे आगे लीडरशिप के साथ। हमारा एतराज, हमने सीसी कमेटी में भी तमाम हमारी लीडरशिप ने जो तहफुजात थे हमने उधर बयान किए, और वक्तन फवक्तन मीडिया के अंदर भी हमने वो सारे हमारे जेन्युइन मसाइल थे जो हमने उठाए हैं। अब वो क्योंकि सीसी कमेटी ने इख्तियार दिया सदर जरदारी साहब को, तो वो इस चीज को देखेंगे, और इंशाअल्लाह ताला कोशिश यही होगी कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड और तमाम जमातों को मुसावी मौका मिलना चाहिए। ठीक है नवाबजादा साहब, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, जब आप मशीर थे और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोमेंटम पकड़ रही थी, हमने देखा कि बलूचिस्तान से लोग आपके साथ शामिल हो रहे थे, पंजाब से आपके साथ लोग शामिल हो रहे थे, खासतौर पर जनूबी पंजाब से बड़े बड़े नाम आपके साथ शामिल हुए। बीच दरमियान में जब निगरान सेटअप की अनाउंसमेंट होती है और उसके फौरी बाद ब्रेक लगती है, कुछ लोगों को वापस जाना पड़ जाता है, क्या समझ रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई डबल गेम हो रहा था या हो रहा है? जरदारी साहब वैसे भी जोड़ तोड़ के एक्सपर्ट जाने जाते हैं, मफामत तो वो बेहतर समझते हैं, इलेक्शंस हों या सियासी जोड़ तोड़ हों, तो कोई बैकफुट पे हमें बाजार लग रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो आप समझते हैं कि कोई गेम हो रहा है या कोई सियासी हिकमत अमली है, आप बैक बाउंस करेंगे, जरदारी साहब सरप्राइज करेंगे दूसरी जमातों को? देखिए, ये एक तासुर था कि कुछ लोगों ने कमिटमेंट्स की और बाद में उन्होंने बैकआउट किया, तो ये सारी चीजें सीसी कमेटी में जरदारी साहब के सामने रखी गई और उन्हें कहा गया कि वो बात करेंगे जो भी कंसर्न है इस सिलसिले में, और ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, नून से भी उनकी बात होगी और बाकी भी सारा। तो ये जो कुछ गिले शिकवे हैं, मेरा ख्याल है कि ये रिजॉल्व हो जाएंगे कि जरदारी साहब में इतनी गट्स हैं और उन्हें कन्विंसिंग पावर उनमें है, और
उम्मीद है कि वो इस चीज़ को टैकल कर लेंगे। ठीक, अच्छा जाते जाते नवाबजादा साहब, आसिफ अली जरदारी साहब की ज़रा मुलाकात है। पंजाब में कोई गेम चेंज हो रहा है, कोई इत्तेहाद बनाया जाएगा? सिंध में आपके खिलाफ इत्तेहाद बनाने की बातें हो रही हैं और कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यू लीग के साथ, दीगर जमातों के साथ, जिस तरह शुजा साहब से मुलाकात हो रही है, कोई इत्तेहाद बनाएंगे, बड़ा इत्तेहाद बनाएंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड करेगी इत्तेहाद को? देखिए, जहाँ तक पहले मैं अर्ज कर दूं, सिंध की बात है तो हर इलेक्शंस में हमारे खिलाफ महाज बने हैं, और अब जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए थे उसमें भी MQM, PTI, मुस्लिम लीग, फजल रहमान साहब, ये सारी जमातें हमारे खिलाफ ज़िमनी इलेक्शंस में हमारे खिलाफ थी। और ये पहले भी ये 13-14 जमातें ग्रैंड तब इन्होंने वो बनाया हुआ था हमारे खिलाफ, और अब भी ये हमारे लिए कोई मसला नहीं है वहाँ का, और इंशाल्लाह ताला हम पहले से बेहतर नताइज इंशाल्लाह लेंगे। और जहाँ तक पंजाब की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में अपने सिंबल पे इलेक्शन लड़ेगी, तीर के निशान पर। इलेक्शन से पहले उम्मीद है हमने किसी के साथ भी अलायंस नहीं करना। हाँ, इलेक्शन के बाद जो है, क्योंकि किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं है, जहाँ मुल्क फंसा हुआ है जिन गंभीर मसाइल के अंदर, तमाम जब तक साथ नहीं बैठेंगे और मिलकर इन मसाइल का हल नहीं निकालेंगे, तो उसमें फिर सारे बैठ के जो होगा वो करेंगे इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया जनाब नवाबजादा इफ्तिखार साहब। आप बता रहे थे कि सब जमातें मिलकर ही इस मुश्किल सूरत से बाहर निकल सकते थे। इत्तेहाद फिलवक्त कोई हमारी प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। इलेक्शन जीतने के बाद इत्तेहाद हो सकता है पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ, लेकिन उससे पहले हम अपने अपने निशान से ही इलेक्शंस लड़ेंगे। दूसरी तरफ माहौलियात की जब हम बात करते हैं, और ख़ास तौर पे जिस तरह जितनी तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं, उस वाले से DHA बहुत अच्छा काम कर रहा है। DHA कराची क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के हवाले से इससे पहले एक्टिविटीज़ करता रहा, और अब चूँकि समुद्री हयात की हिफाजत और साफ़ महफूज माहौल के लिए DHA ने सेवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नस्ब कर दिए गए हैं 3 मकामात पर, और वो पानी सेवरेज का जो समंदर में गिरता है उसको इस प्रोसेस के ज़रिए गुजारा जाएगा, और उसके बाद वो पानी समंदर में दाखिल होगा। इससे जो समुद्री हयात हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा, जो आलूदगी है वो नहीं होगी, साफ़ सुथरा माहौल होगा। और ये पूरा जो बेल्ट है वहाँ पे आपने देखा फूड स्ट्रीट्स भी बनी हुई हैं, क्लब्स भी हैं, तो माहौल साफ़ सुथरा होगा, और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरह के इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत भी है, माहौल को साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत है। और DHA का ये खासा रहा कि वो अपने रहायशियों को भी साफ़ सुथरा माहौल देते हैं। पिछले कई दिनों से चूँकि क्लीन एंड ग्रीन मुहिम चलाई जा रही है माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए। और नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं, मौसम की सख्तियों की वजह से आने वाले जो दिन हैं वो और ज़्यादा मुश्किल होंगे। ग्रीन इनिशिएटिव्स हमें लेने होंगे, अपनी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना होगा, ताकि माहौल को हम बेहतर कर सकें, ग्रीन कर सकें। और ये सिर्फ एक DHA नहीं, पूरे कराची और पूरे पाकिस्तान को इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने होंगे। इंडिविजुअली हमें अपना किरदार अदा करना होगा, ख़ास तौर पर तलबा व तालिबात, सिविल सोसाइटी, मीडिया, शोबिस, तमाम लोग अपना इनपुट देंगे तो हम इस माहौल को बेहतर कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा हम सबको मिलाना होगा, ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके, पाकिस्तान ग्रीन रहे, और मौसम की सख्तियों से और आने वाले जो सैलाब, जो बारिशें हैं, तूफ़ान से, उनसे हम बचा जा सके। उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि हमें पौधे भी लगाने हैं, अपना माहौल भी साफ़ सुथरा रखना है, और जो गली मोहल्ले इलाके हैं उनको भी साफ़ रखना है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।